बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोफेसर मुआज़ रसूल, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 में आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना है और इसको शुरू से लेके तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तक देखने की कोशिश करनी है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम और लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है वो है स्केलर्स और वेक्टर्स में आपस में फ़र्क। वो तमाम क्वांटिटीज़ के जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक नंबर यानी मैग्नीट्यूड और एक यूनिट की ज़रूरत हो, वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड सो। इनके बरक्स वो तमाम क्वांटिटीज़ के जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड, एक प्रॉपर यूनिट और उसके साथ साथ एक सर्टेन डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, वो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल फोर्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। लिहाजा वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए तीन चीज़ें अहम होंगी, मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया और डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे एक चौथी चीज़ भी है कि जिसको अक्सर बच्चे नज़रअंदाज कर जाते हैं, उसी को डिस्कस करने के लिए मैंने एक MCQ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया हुआ, उसको ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्केलर? इनमें से कौन स्केलर के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है? अब इसको देखने के लिए जरा एक एक ऑप्शन का देखने की कोशिश करते हैं। अल्फा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर, F इक्वल्स ma, m इज mass which is scalar and a is acceleration। और जब भी स्केलर एक्सेलरेशन जैसे किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इज मोमेंटम, P इक्वल्स mv, mass into velocity। सो इज मोमेंट आर्म इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। एंड इट इज टेक्निकली स्पीकिंग अ डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब फोर्स, मोमेंटम, मोमेंट आर्म, ये तमाम क्या हैं? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि ये एक एक्सियल वेक्टर है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। लेकिन एक सेंटेंस जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो भी काफी अहम है और उसी की तरफ बेसिकली हम इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम वैल्यूज के लिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये सिर्फ स्मॉल वैल्यूज के लिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। कितनी स्मॉल वैल्यूज के लिए? जरा ध्यान से सुने। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर थीटा लेस देन 10 डिग्रीज, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will behave as a scalar quantity for theta greater than 10 degree। सवाल पैदा होता है इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह वही चौथी बात है जो आपको इन तीन बातों में दिखाई नहीं दे रही, जो किसी भी वेक्टर के लिए पूरा करना जरूरी है अगर वो चाहता है कि वो वेक्टर रहे, और यह है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी हर वो वेक्टर जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा वो ही वेक्टर कहलाएगा। अगर वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता तो वेक्टर नहीं कहलाएगा। यानी थीटा लेस देन 10 डिग्री पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स थीटा 2 प्लस थीटा 1, लेकिन थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्री पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। सो याद रखिएगा, छोटे एंगल्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बड़े एंगल्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। सो अगर आप देखें तो कैन बी का वर्ड यूज हुआ है, आपके इस MCQ का आंसर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो बड़ी वैल्यूज के लिए स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर नहीं रहती। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है। अगर ये प्लेन में या 2 डायमेंशन में डिफाइन होगा तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से डिफाइन होगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका काम क्या है? इसका काम किसी भी पॉइंट P की ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन बताना है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स और विद द हेल्प ऑफ एंगल।
एंगल हमेशा थीटा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है। और ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपको बताएंगे कि एक्स के लॉन्ग कितना चलना है और वाई के लॉन्ग कितना चलना है, यानी ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलने का नाम है और बी वाई एक्सिस के लॉन्ग चलने का नाम है। कार्टेशियन सिस्टम यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ 2 डायमेंशन तक महदूद नहीं है, यह स्पेस में यानी 3 डायमेंशंस में भी डिफाइन होता है। और 3 डायमेंशंस में हम इसको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में भी ये लाइंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी या जहां से ओरिजिनेट हो रही होंगी वो जगह ओरिजिन कहलाती है। 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में भी याद रखिएगा पी पॉइंट की डायरेक्शन या पोजीशन या लोकेशन ओ के हिसाब से बताई जाती है, या तो कोऑर्डिनेट्स की मदद से ए बी सी या 3 एंगल्स की मदद से, जिनमें से 2 एंगल अल्फा और बीटा एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं और तीसरा एंगल गैमा अपनी आसानी के लिए हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो इसका मतलब कार्टेशियन सिस्टम चाहे 2 डायमेंशन में हो चाहे 3 डायमेंशन में हो, उसका मकसद हमेशा किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन बताना है। फर्स्ट करें ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, फर्स्ट करें ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। मैंने इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए क्या लगेगा, हेड टू टेल रूल, जिसमें 2 रूल्स होंगे। रूल नंबर 1, तमाम वेक्टर्स को आपने ऐसे मिलाना है कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिलेगा एंड सो ऑन। और रूल नंबर 2, जब तमाम वेक्टर्स आपस में मिल जाएं और खत्म हो जाएं तो फिर उनका रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ होता है कि उसकी टेल फर्स्ट की टेल से मिल रही होती है और उसका हेड लास्ट के हेड से मिल रहा होता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं ए और बी। अगर मैंने इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं इनको क्या करूंगा, पहले हेड टू टेल तरीके से मिलाऊंगा सच दैट कि ए का हेड बी की टेल से मिलेगा और फिर इनका क्या ड्रॉ होगा, रिजल्टेंट। तो ये इनका रिजल्टेंट होगा जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से मिल रही है और जिसका हेड आखिरी वेक्टर के यानी बी के हेड से मिल रहा है, यानी रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये तो अब हो गया, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब मैं ज्यादा अहम बात करने लगा हूं जो नॉर्मली रूटीन की क्लासेस में इतने एम्फेसिस के साथ नहीं पढ़ी जाती। फर्स्ट करें, आपके पास 2 वेक्टर्स हैं ए और बी, ये ए और ये बी, और फर्स्ट करें इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो अगर हमने इनका क्या निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, तो द फॉर्मूला विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए पहले वाले वेक्टर यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी दूसरे वाले वेक्टर यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, थीटा उन दोनों वेक्टर्स ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल, और आर बेसिकली क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, तो मुख्तलिफ एंगल्स के लिए मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस भी आपके साथ डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी अगर ए और बी में एंगल कौन सा बन रहा हो, 0 डिग्री, तो यहाँ पे जब क्या आएगा 0, तो cos 0 क्या होगा 1, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r इक्वल्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इतना बेसिक मैथ आप सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो दैट्स द रिजल्टेंट ए प्लस बी। अब यहां पे एक एमसीक्यू का भी रिजल्ट आ गया, क्या, जब भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जब भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे की डायरेक्शन में होंगे तो वो सिंपल नंबर्स की तरह आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर वेक्टर्स एक दूसरे से ऑपोजिट हो, यानी एक ईस्ट की तरफ हो दूसरा वेस्ट की तरफ हो, यानी एंगल क्या बन रहा हो, 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, फिर इस थीटा की जगह क्या आएगा 180। आप सबको पता है cos 180 होता है -1, तो अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और आप सबको पता है कि अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा इज एक्चुअली a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ये क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट इक्वल्स a माइनस बी। तो अब यहां से एमसीक्यू का रिजल्ट क्या है कि जब भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जब भी 2 वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तो उनका सम
सिंपल नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्शन के नतीजे में निकाला जाएगा। और तीसरा रिजल्ट कि अगर आपके पास दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तो यहां पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90 cos 90, आप सबको पता क्या होता है 0, और अब रिजल्टेंट क्या आएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर विच इज फेमसली नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक एमसीक्यू देखिएगा। इफ a इक्वल्स 10 न्यूटन एंड b इक्वल्स 5 न्यूटन देन रिजल्टेंट कैन नॉट बी, रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। नो इसी सब का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर 10 और 5 सेम डायरेक्शन में हो तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 15 यानी 15, और अगर 10 और 5 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 5 यानी 5। रिमेंबर 10 प्लस 5 मैक्सिमम रिजल्ट देगा 15 और 10 माइनस 5 मिनिमम रिजल्ट देगा यानी 5, यानी 10 और 5 का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है 15 और मिनिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है 5, यानी 10 और 5 का रिजल्टेंट 5 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है एंड सो ऑन, 15 तक कुछ भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखें तो पहली ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रही है 15 न्यूटन, ये बिल्कुल पॉसिबल है जब 10 और 5 एक डायरेक्शन में होके ऐड हो रहे हो। दूसरी ऑप्शन देखें आपको क्या दिखाई दे रही है 12 न्यूटन। अभी आपको बताया कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 5 से 15 के दरमियान कुछ भी हो सकता है एंड 12 लाइज बिटवीन 5 एंड 15, तो ये ऑप्शन भी हो सकती है। तीसरी ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रही है 5 न्यूटन, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अभी बताया कि अगर 10 और 5 ऑपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट होकर 5 देंगे, इसका मतलब 40 भी पॉसिबल है, यानी आपका आंसर 5 से 15 तक कोई भी हो सकता है, 5 से कम नहीं 15 से ज्यादा नहीं, और डेल्टा ऑप्शन आपको 5 से कम दिखाई दे रही है, लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा 4 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा ध्यान से देखें। इफ एंगल बिटवीन एडिंग टू वेक्टर्स इंक्रीजेस देन देयर रिजल्टेंट, अगर ऐड होने वाले वेक्टर्स के दरमियान एंगल में क्या होना शुरू हो जाए, इजाफा होना शुरू हो जाए, तो उनके दरमियान रिजल्टेंट क्या होगा। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ बकायदा 3 रूल्स डिस्कस किए हैं कि 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्स होता है और 180 डिग्री पे रिजल्टेंट मिनिमम हो जाता है। क्योंकि 0 डिग्री पे वेक्टर सिंपल नंबर्स की तरह प्लस होना शुरू हो जाते हैं और 180 डिग्री पे वेक्टर सिंपल नंबर्स की तरह सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वेक्टर्स के दरमियान एंगल कम होना शुरू होगा उन वेक्टर्स के दरमियान रिजल्टेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आपका सवाल क्या है, इफ एंगल बिटवीन एडिंग टू वेक्टर्स इंक्रीजेस, अगर ऐड होने वाले दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनका रिजल्टेंट बीटा यानी कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इफ r equals a equals b where r equals a plus b then angle between a and b is, अब आप यहां पे ध्यान से देखें तो इस r, इस a और इस b पे आपको कोई वेक्टर का साइन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये क्या लिखे हुए हैं मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। ये r क्या है रिजल्टेंट वेक्टर जो दो वेक्टर्स a और b को सम करके आ रहा है। अब ये सवाल बड़ा टेक्निकल हो गया कि आपने दो वेक्टर्स को सम किया और उनका आंसर क्या आया r आया, और ये तीनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में एक दूसरे तीसरे के इक्वल हैं। बताएं अगर ये कंडीशन हो तो a और b जो ऐड होने वाले वेक्टर्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या होगा। मैं सवाल को थोड़ा सा आसान कर दूं तो वो आपसे ये डिमांड कर रहा है कि 2 + 2 का आंसर 2 आ जाए, तो बताएं मिलने वाले वेक्टर्स में एंगल क्या होगा। बच्चा यहां पे सवाल करता है कि सर 2 + 2 का आंसर तो 4 आएगा, स्केलर नंबर में हमेशा 4 आएगा, लेकिन वेक्टर्स में ये पॉसिबल है कि तीनों वेक्टर्स ऐड होने वाले वेक्टर दोनों और रिजल्टेंट ये तीनों लेंथ में एक दूसरे तीसरे के इक्वल हों, और ये कब होगा जब तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे होंगे। ये देखें ये आपको यहां पे सारी सिचुएशन समझ आ रही होगी। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज रिजल्टेंट आर, ठीक हो गया। अब अगर ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें तमाम इंटरनल एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री।
और अगर तमाम इंटरनल एंगल्स कितने हैं 60 डिग्री हैं तो इन तमाम साइड्स की लेंथ क्या होगी सेम होगी। यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 2 होगा। लेकिन अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल चेक करना हो तो वेक्टर्स की आपस में हमेशा टेल्स मिलाई जाती हैं। क्या मतलब, ओरिजिनली ये जो ए वेक्टर है किधर लाई कर रहा है इस तरफ यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और बी किधर लाई कर रहा है इस तरफ यानी ये बी है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं यहां पे ए को एक्सटेंड कर दूं तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, जिसमें ये कितना बन रहा है 60, तो बाकी कितना बनेगा 120 डिग्री। ये आपके एमसीक्यू का आंसर होगा। इसको करने का एक और मैथमेटिकल तरीका भी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये समझ नहीं आया, वो अलग बात है कि आपके चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और बुक में सॉल्व होने वाली एग्जाम्पल भी है। इसको करने का एक और मैथमेटिकल तरीका भी है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब उसकी शर्त क्या है कि आर ए और बी तीनों लेंथ वाइज एक दूसरे तीसरे के इक्वल हो जाए। चलें करके देख लेते हैं कि इस आर की जगह क्या आ गया आर, इस ए की जगह भी क्या आ गया आर, इस बी की जगह भी क्या आ गया आर, इस ए और बी की जगह भी क्या आ गया आर और आर यानी आर स्क्वेयर। अब अगर मैं दोनों तरफ का क्या ले लूं स्क्वेयर तो यहां पे आ जाएगा स्क्वेयर और ये स्क्वायर रूट गायब। अगर मैं थ्रू आउट आर स्क्वेयर से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। 1 + 1 2, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा 1 - 2 = 2 cos थीटा, यानी cos थीटा = -1/2 एंड दैट हैपेंस एट 120 डिग्री। तो हर हाथ से आपको इस एमसीक्यू का आंसर 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। यानी जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स आपस में ऐसे मिलें कि उनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा हो 120 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो रिजल्टेंट भी उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखना है वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी याद रखिएगा हेड टू टेल रूल ही फॉलो करती है। बस आपको करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। अब अगर हमने इनको प्लस यानी ऐड करना हो तो फिर तो बड़ा सिंपल है, हेड टू टेल रूल लगेगा और क्या आ जाएगा आर इक्वल्स ए प्लस बी। लेकिन अगर हमने इनको क्या करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो और इनका क्या निकालना हो ए माइनस बी निकालना हो तो आप सबको पता है कि a माइनस बी इज टेक्निकली स्पीकिंग a प्लस माइनस बी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इस b वेक्टर का माइनस बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, यानी b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ेगा। दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शंस ऑपोजिट हो। यानी अगर ये b है तो ये माइनस बी हो जाएगा। ये देखें इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब मुझे बी की कोई जरूरत नहीं है और अब मैं सिंपली क्या करूंगा a माइनस बी यानी a प्लस माइनस बी निकालने के लिए इस a को माइनस बी में हेड टू टेल तरीके से ऐड कर दूंगा। यानी ये a ये माइनस बी और ये इन दोनों का रिजल्टेंट r जो कि a माइनस बी के बराबर होगा। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो जब भी आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वेक्टर आता है। अभी मैंने लेक्चर के शुरू में भी एग्जांपल्स दी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मास जो कि स्केलर क्वांटिटी है उसका वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है से मल्टीप्लाई करके mv निकालते हैं तो दैट बिकम्स मोमेंटम विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मेरे पास बहुत सारी और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। फोर्स
F equals ma इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैथ स्केलर a एक्सेलरेशन यानी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। दो रूल्स हैं जी, बड़े सिंपल से। अगर आप किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उतने टाइम्स इजाफा हो जाएगा और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है 3 सेंटीमीटर ईस्ट, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 2a से, तो चूंकि 2 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है या कोई सिंबल का ना होना भी पॉजिटिव सिंबल का ही होना है, तो इसका मतलब जो a की डायरेक्शन है वही 2a की भी डायरेक्शन होगी। चूंकि अभी मैंने बताया कि जब वेक्टर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, अलबत्ता वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उतने नंबर टाइम्स इजाफा हो जाता है। यानी अगर a क्या है 3 सेंटीमीटर ईस्ट तो 2a क्या होगा 6 सेंटीमीटर ईस्ट। लेकिन अगर यही वेक्टर जो a इक्वल्स 3 सेंटीमीटर ईस्ट था -2 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो याद रखिएगा अब यहाँ पे दो ऑपरेशन होंगे। -2 में 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड में 2 गुना इजाफा करेगा और माइनस वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली रिवर्स कर देगा। यानी ये 2 इस 3 को क्या कर देगा 6 सेंटीमीटर और माइनस ईस्ट को क्या कर देगा वेस्ट। यानी वेक्टर जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इजाफा तो होता है उतने ही टाइम्स जितना उस नंबर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन माइनस साइन की वजह से वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। नेक्स्ट बात जो हमने देखनी है वो है यूनिट वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट यानी 1 होता है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता और ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। मसलन अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है a, तो आपको पता है वेक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेन दो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a, और अब मुझे वेक्टर को क्या असाइन करनी है, डायरेक्शन असाइन करनी है बगैर मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब किए हुए। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और 1 की खासियत ये है कि 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई हो तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आती। लिहाजा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम a कैप लिख देंगे, वेयर दिस a रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल वेक्टर, दिस a रिप्रेजेंट्स magnitude of the vector and this a cap represents a unit vector in the direction of original vector a। यानी यहां से मैं a cap को क्या लिख सकता हूं a vector over a। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हुए हम 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करवाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई और जेड। तो वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और उसकी डायरेक्शन क्या होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, या उन तमाम वेक्टर्स के अलोंग जो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा आई या आई कैप। वो यूनिट वेक्टर जो y एक्सिस के लॉन्ग होगा वो क्या कहलाएगा j कैप, और वो यूनिट वेक्टर जो z एक्सिस के लॉन्ग होगा वो क्या कहलाएगा k कैप। तो ये 3 ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे तीसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दे आर नोन एज 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखना है वो है नल वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है या अननोन होती है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है 0 वेक्टर से। इसको 0 वेक्टर भी कहा जाता है और नल वेक्टर भी कहा जाता है। और ये कब सामने आता है जब दो इक्वल और ऑपोजिट वेक्टर्स आपस में सम हो जाएं, ऐड हो जाएं, प्लस हो जाएं। यानी 2 सेंटीमीटर ईस्ट अगर 2 सेंटीमीटर वेस्ट में प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर आएगा। नेक्स्ट बात इक्वल वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर्स के जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो सेम हो, डायरेक्शंस भी क्या हो
सेम हो, चाहे उनका ओरिजिन सेम हो ना हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी। आप देख सकते हैं कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इनका ओरिजिन सेम नहीं है, इनकी टेल, इनके हेड्स सेम नहीं है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि ए इक्वल्स बी, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स होंगे। आइए व्हाइट बोर्ड को दोबारा शुरू करते हैं। बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जिससे आपको आइडिया होगा कि इन टॉपिक्स में से किस किस्म के एमसीक्यू आते हैं और इन टॉपिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी अ नल वेक्टर इज 2, 3, 4, 5। और अब ये जो सवाल यहां पे आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि कम से कम नंबर ऑफ वेक्टर्स बताएं कि जिनको जब आप मिलाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन डिस्कस की है। इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन के मुताबिक दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शंस भी सेम हो। अब मैं आपके सामने दो वेक्टर्स बनाने लगा हूं। ये है वेक्टर ए 10 सेंटीमीटर ईस्ट, ये है वेक्टर बी 10 सेंटीमीटर वेस्ट। अब बजाहिर दोनों के मैग्नीट्यूड आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन सेम है, आंसर है नहीं। इक्वल वेक्टर्स के लिए दो शर्तें हैं, मैग्नीट्यूड का सेम होना और डायरेक्शन का भी सेम होना। मैग्नीट्यूड का सेम होना पूरा हो रहा है, डायरेक्शंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये ए और बी ये अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। ऑपोजिट वेक्टर्स अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स अनइक्वल वेक्टर्स होते हैं। अब जब आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर ईस्ट प्लस 10 सेंटीमीटर वेस्ट आपको क्या दे देगा, नल वेक्टर, जो सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए, 2। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, बजाहिर इससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है, और इसी फर्क को सामने रखने के लिए मैंने दो एमसीक्यूज आपके साथ इकट्ठे डिस्कस किए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड हुज वेक्टर सम कैन बी अ नल वेक्टर इज। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने भी वेक्टर्स हों उनके मैग्नीट्यूड सेम ना हो, अनइक्वल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अब बताएं अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले कम से कम कितने वेक्टर्स होंगे कि जिनको मिला के आप आंसर 0 लें। अब फर्स्ट करें कि एक वेक्टर है 2 कि जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि 2 है, और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, तो 2 और 1 कभी भी आपको 0 आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 1 या तो आपको 3 आंसर देंगे प्लस हो के, और 2 और 1 आपको 1 आंसर देंगे माइनस हो के। तो 2 और 1, जैसे कि अभी कुछ देर पहले एमसीक्यू में भी देखा था कि 1 से 3 तक का कोई भी आंसर देंगे, यानी 1 से कम आंसर नहीं दे सकते और 3 से ज्यादा आंसर नहीं दे सकते। तो 2 और 1 आपको कभी भी 0 नहीं दे सकता। तो 2 और 1 को 0 करने के लिए अब आपको एक तीसरे वेक्टर की जरूरत है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। और अब अगर आप इस 1 और 1 को आपस में क्या कर दें, ऐड करके 2 बना दें, और ये 2 और 2 आपस में क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब नतीजतन आंसर 0 आ जाएगा। लिहाजा अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो, अनइक्वल हो, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स वाले दो वेक्टर कभी भी 0 आंसर नहीं दे सकते। अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का आंसर 0 लाने के लिए आपको कम से कम 3 वेक्टर्स की जरूरत होती है। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, बीटा यानी 3। सो अगर अनइक्वल वेक्टर लिखा हुआ है तो कम से कम कितने अनइक्वल वेक्टर्स हों कि आंसर 0 आ जाए, 2। और अगर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो फिर आपको अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले कम से कम 3 वेक्टर चाहिए होंगे कि जिनकी मदद से आप क्या आंसर लेके आ सकते हैं, नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर का आंसर लेके आ सकते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन यूनिट वेक्टर है। अब ये सवाल इस लिहाज से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो आंसर आएगा 1, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो आंसर आएगा 1, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो आंसर आएगा 1। और मैग्नीट्यूड लेने का तरीकाकार क्या होगा, जाहिर सी बात, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं तो क्या होगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आई वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट। Now this becomes 1/2, this becomes 1/2, 1/2 plus 1/2 is 1। इसी तरह अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाएगा, मैथ का सिंपल रूल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बजाहिर तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो बजाहिर तीनों वेक्टर्स आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। इस वेक्टर का आपको यूनिट दिखाई दे रहा है, इस वेक्टर का आपको यूनिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये और ये अगरचे इनके मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, बिकॉज दे पोजेस यूनिट्स। आपके इस एमसीक्यू का आंसर होगा चार्ली, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है और इसमें कोई यूनिट एग्जिस्ट आपको करता दिखाई नहीं दे रहा। बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं जी। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव हिस्सा उस वेक्टर का क्या कहलाता है, कंपोनेंट कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं और कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स को समझने के लिए फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो मैंने इसका एक कंपोनेंट बना दिया ये से A1, मैंने इसका एक कंपोनेंट बना दिया ये से A2, मैंने इसका एक कंपोनेंट बना दिया ये से A3, एक ये बना दिया से A4, और आप देख सकते हैं ये प्रोसेस ऑन गोइंग है, कभी खत्म नहीं होगा। सो लेट्स फिनिश इट। ये मैंने बना दिया A5। अब ये A ओरिजिनल वेक्टर है और A1, A2, A3, A4, A5 इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि जब आप A1, A2, A3, A4, A5 को मिलाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये फिगर हेड टू टेल रूल को भी फॉलो कर रही है। ये जो मैंने आपके सामने सारा प्रोसेस फॉलो किया है, इसको वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना कहते हैं या रेजोल्यूशन कहते हैं। एंड रेजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एमसीक्यू फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस क्या, और बच्चे कई दफा सब्ट्रैक्शन आंसर दे आते हैं। याद रखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। फिजिकली में अगर इसको एक्सप्लेन कर दूं तो एडिशन ऑफ वेक्टर में आप 3 या 4 वेक्टर्स की मदद से एक वेक्टर बनाते हैं, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आप एक वेक्टर को 3 या 4 वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। ये सारे A1, A2, A3, A4 ये सारे इस वेक्टर ए के क्या हैं, ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स हैं। ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इन्फिनिटी भी हो सकते हैं। फर्दरमोर ऑर्डिनरी कंपोनेंट लेंथ वाइज अपने ओरिजिनल वेक्टर से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मसलन A1, A2 लेंथ वाइज आपको A से बड़े दिखाई दे रहे हैं, A4 तकरीबन आपको लेंथ वाइज A के इक्वल दिखाई दे रहे हैं, और A3 आपको A से लेंथ वाइज छोटा दिखाई दे रहा है। सो 2 या 3 बातें आपने क्या याद रखनी है कि वेक्टर को, ये सारे एमसीक्यूज के रिजल्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, विच इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर के ऑर्डिनरी कंपोनेंट्स 2, 3, 4, 5 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकते हैं, और ऑर्डिनरी कंपोनेंट लेंथ वाइज अपने ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन वेक्टर के दूसरी तरह के कंपोनेंट कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कार्टेशियन सिस्टम जिसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फर्स्ट करें, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए। अगर मैं इसके टॉप से y या x किसी पे भी
को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो आप देख सकते हो कि ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक ये वाला विच इज नोन एज ax और एक ये वाला विच इज नोन एज ay। अब ये जो ay है और ax है ये दोनों a के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं, और दोनों एक दूसरे के आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं। तो ax और ay a के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा दो होते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा लेंथ में अपने ओरिजिनल वेक्टर से छोटे होते हैं। अब अगर फर्स्ट करें, मेरे पास ये वेक्टर a एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, और मुझे a भी मालूम है और थीटा भी मालूम है, तो ax कैसे निकलेगा, a cos थीटा से, और ay कैसे निकलेगा, a sin थीटा से। यानी आप a और थीटा की मदद से उस वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ax इक्वल्स a cos थीटा, यूजिंग ay इक्वल्स a sin थीटा। और अगर मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो मैं इधर ax के ऊपर वेक्टर का साइन डाल दूंगा और इधर i यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। रिमेंबर एक्स एक्सिस के लॉन्ग किसी भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर i होता है। इसी तरह अगर मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो मैं इस a के y के ऊपर वेक्टर लिख दूंगा और इधर j लिख दूंगा। आप वेक्टर और उसके एंगल की मदद से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर और ओरिजिनल एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस फिगर पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो आपको पता है कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक a किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो अब आप देखें कि आप कंपोनेंट्स की मदद से क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल वेक्टर निकाल रहे हैं। और अगर मैंने ये एंगल थीटा निकालना हो तो इसके लिए tan यूज होगा विच इज tan इनवर्स ay ओवर ax। तो इस तरह से आप वेक्टर और उसके एंगल की मदद से उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ओरिजिनल वेक्टर और उसकी ओरिएंटेशन भी निकाल सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखना है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b। मैंने इनको हेड टू टेल तरीके से क्या किया, ऐड किया, प्लस किया, तो आंसर क्या आएगा, r, where r is the resultant vector which has the same effect as the combined effect of a and b। फर्स्ट करें, ये जो r वेक्टर है ये x एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। अब हमारे इस आर्टिकल में हमने इस वेक्टर को ऑर्डिनरी हेड टू टेल तरीके से प्लस नहीं करना, बल्कि हमने इस एमसीक्यू में वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से प्लस करना है या ऐड करना है। रिमेंबर द आर्टिकल एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो उसके लिए हमने क्या किया कि a के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिससे a के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये वाला ax और ये वाला ay। इसी तरह अगर मैं b के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो b के भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये वाला bx और ये वाला by। लेंथ वाइज अगर ये ay है तो ये भी ay होगा, और अगर ये bx है तो ये भी bx होगा। तो यहां से लेके यहां तक ये जो आपको ax और bx दिखाई दे रहा है दैट इज rx, और यहां से लेके यहां तक ये जो आपको ay प्लस by दिखाई दे रहा है दैट इज ry। इसका मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फॉलो करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने के लिए यानी r का rx निकालने के लिए दोनों ऐड होने वाले वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऐड होंगे। इसी तरह रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए यानी r का ry निकालने के लिए दोनों ऐड होने वाले वेक्टर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होंगे। और उसके बाद तो सिंपल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें r वेक्टर किसके बराबर होगा, rxi प्लस rj, और इस rx की जगह क्या लिखा जा सकता है, ax प्लस bx, और इस ry की जगह क्या लिखा जा सकता है, ay प्लस by। इस फॉर्मूला से विच इज ऑफ कोर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इस फॉर्मूला से उस वेक्टर की ओरिएंटेशन आ जाएगी कि वो एक्स एक्सिस से किस इंक्लिनेशन पे है। और ऑफ कोर्स इस rx की जगह
और इस आर एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी एक्स लिखा जा सकता है और इस आर वाई की जगह ए वाई प्लस बी वाई लिखा जा सकता है। रिमेंबर, ये रूल सिर्फ दो वेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं है बल्कि दो से ज्यादा वेक्टर्स पे भी एप्लीकेबल है। मसलन अगर यहां पे मेरे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं तो फिर आर एक्स किसके बराबर आता? फिर आर एक्स बराबर आता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स हैं। इसी तरह फिर आर वाई किसके बराबर आता है? ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन, जितने भी वेक्टर्स हैं। फिर ये याद रखिएगा, ये हरगिज जरूरी नहीं होता कि रिजल्टेंट हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो। तो इसके लिए अब चार पॉसिबिलिटीज हैं जो इस आर्टिकल के लास्ट पे आपने रूटीन की क्लासेस में पढ़ी थी, रफली उनको भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। मसलन अगर रिजल्टेंट के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, यानी आर एक्स भी पॉजिटिव है और आर वाई भी पॉजिटिव है, तो फिर वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा? फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये जो एंगल होगा ये थीटा भी होगा और ये फाई भी होगा, जबकि फाई किसके बराबर होता है? tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। और ये आर वाई और आर एक्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, इनमें फिर जाहिर सी बात है कि साइन कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर आर एक्स नेगेटिव हो जाए और आर वाई पॉजिटिव हो जाए, यानी रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव हो जाए और वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाए, तो फिर वो रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल फाई होगा, सच दैट थीटा इक्वल्स 180 माइनस फाई, या और फाई ऑफ कोर्स कैसे आएगा? tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स ही आएगा। अगर वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव हो जाएं, यानी आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हो जाएं, तो वेक्टर कहां पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? फाई, जबकि यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। इट मींस फॉर थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स 180 प्लस फाई। एंड फाइनली अगर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉजिटिव हो और वर्टिकल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नेगेटिव हो, यानी आर एक्स पॉजिटिव हो और आर वाई नेगेटिव हो, तो वेक्टर पे कहां पे लाई कर रहा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा? ये थीटा, और यहां से यहां तक का एंगल क्या होगा? फाई, सच दैट थीटा इक्वल्स 360 डिग्री माइनस फाई। जबकि मैं बार बार बता रहा हूं कि फाई किसके बराबर होगा? tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, और ये आर वाई और आर एक्स के मैग्नीट्यूड है जिनमें साइन नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि साइन की मदद से आप पहले ही वेक्टर के क्वाड्रेंट का अंदाजा लगा चुके हैं। सो ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आर्टिकल मैंने रफली डिस्कस किया है। आज की बात को वाइंड अप करने के लिए दो एमसीक्यूज देखते हैं। पहला एमसीक्यू, एट विच एंगल आर एक्स वेक्टर इक्वल्स आर वाई। तो याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी आर एक्स और आर वाई हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। लिहाजा आपके इस एमसीक्यू का आंसर आएगा डेल्टा, नॉट पॉसिबल। हाँ, इससे आप एक और एमसीक्यू बना सकते हैं। वो एमसीक्यू क्या बन सकता है कि अगर मैं आर एक्स और आर वाई के ऊपर से वेक्टर के साइन हटा दूं, यानी आर एक्स इक्वल्स आर वाई, तो अब ये पॉसिबल है। क्यों? परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं। आई रिपीट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं। तो अगर आर एक्स और आर वाई के ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है तो इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आर एक्स और आर वाई के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, तब आपको पता है आर एक्स किसके बराबर होगा? आर कॉस थीटा। आपको पता है आर वाई किसके बराबर होगा? आर साइन थीटा। आर और आर कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा, एंड दैट हैपेंस एट 45 डिग्री। अगर ये वेक्टर के साइन हट जाएं तो आपके इसी एमसीक्यू का आंसर क्या आ जाएगा? बीटा, 45 डिग्री। आई रिपीट, वेक्टर्स के साइन के साथ
इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। नॉट पॉसिबल, वेक्टर्स के साइन के बगैर इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी 45 डिग्री। आज का लास्ट एमसीक्यू देखिएगा। फॉर अ वेक्टर ए, इफ ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, रिमेंबर कोई वेक्टर का साइन नहीं है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स ओनली, देन एंगल ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज। अब नॉर्मली क्या होता है कि इस एमसीक्यू को देखते ही हम इस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश इसको करते हैं कि 2ay इक्वल्स ax। अब ay की जगह क्या आएगा? a sin थीटा। ax की जगह क्या आएगा? a cos थीटा। a और a कैंसिल हो गया, cos थीटा इधर हो गया, आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स 1/2, tan थीटा इक्वल्स 1/2 एंड थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/2। और बच्चा कहता है बड़ी आसानी से कैलकुलेटर से मालूम हो जाएगा, लेकिन यहीं पे तो प्रॉब्लम सामने आती है कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। और अगर आपको इनवर्स की वैल्यूज आती हैं तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन याद रखिएगा इनवर्स की वैल्यूज याद रखना इतना आसान नहीं होता। हमें बाज़ दफ़ा सिंपल वैल्यूज याद रखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनवर्स की वैल्यूज तो बहुत टेक्निकल होती हैं। इसका मतलब दिस इज नॉट द मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। तो फिर क्या करेंगे? इस एमसीक्यू को कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो किस तरह से? जरा गौर से देखिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ax और ay इक्वल हो जाएं, यानी किसी वेक्टर के दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंथ में इक्वल हो जाएं, तो फिर वो वेक्टर एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा होता है? 45 डिग्री। लेकिन अगर किसी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से बड़ा हो जाए लेंथ वाइज, मसलन ये ax है और ये ay है, तो आप देख सकते हैं कि ये वो वेक्टर होगा और आप इस वेक्टर का ये रिमेंबर ये ax, ये ay, ये वेक्टर, और अब आप देख सकते हो कि इस वेक्टर का ये जो एंगल आपको बनता दिखाई दे रहा है दैट इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। यानी जब ax ay के इक्वल होंगे तो एंगल 45, और जब ay ax से बड़ा हो जाएगा तो एंगल 45 से बड़ा। और अगर ay ax से छोटा हो तो अब इसकी सिचुएशन क्या होगी? ये ax, ये ay और ये ओरिजिनल वेक्टर a, तो अब ये जो एंगल बन रहा होगा जस्ट लाइक दिस वन, दिस विल बी लेस देन 45 डिग्री। सो 3 रूल आ गए, 3 बड़े सिंपल से रूल आ गए। क्या? इफ बोथ कंपोनेंट्स आर इक्वल एंगल इज 45 डिग्री। इफ वर्टिकल कंपोनेंट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन एंगल इज greater than 45 degree. If horizontal component has the greater magnitude, then angle of the original vector becomes less than 45 degree. अब इससे MCQ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कंडीशन है? ax equals 2ay। अब इसका मतलब क्या है? 2 ay इकट्ठे होंगे तो एक सिंगल ax बनेगा, यानी ax ay से डबल है, यानी ax is greater than ay। तो अगर ax ay से बड़ा है, ax ay से लेंथ वाइज ग्रेटर है, तो थर्ड कंडीशन के मुताबिक ओरिजिनल वेक्टर का एंगल 45 डिग्री से लेस बन रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो 45 डिग्री से लेस हमें 2 ही ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? 0 और 26। तो मैंने अभी आपको बताया कि 0 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर के अलावा और कोई शर्त रख ही नहीं सकते। या इसको समझने का दूसरा तरीका, अगर वेक्टर का एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब वो किस पे लाई कर रहा होगा? एक्स एक्सिस पे, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा होगा, जबकि यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा 26 डिग्री। और दिलचस्प बात यह है कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर से अगर tan इनवर्स 1/2 निकालेंगे तो उसका आंसर क्लोज टू 26 डिग्री आएगा।
तो ये वो तरीका है कि जिससे आपने कॉमन सेंस की मदद से बगैर कैलकुलेटर यूज किए हुए अपना आंसर पता चलाने की कोशिश, इनफैक्ट सब पता चलाने की कोशिश नहीं की, आंसर पता भी चलवा लिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।